ये साइकोपैथ जबरदस्ती लोगों को पकड़कर अपना शो दिखाता है और कोई भी उसके एरिया से बचकर नहीं निकल सकता था। पर एक दिन उसका सामना एक मिल्कमैन से होता है जो पूरी दुनिया से इंटरनेट खत्म होने के बाद एक पोस्टमैन की तरह एक शहर से दूसरे शहर में लेटर और पैकेज पहुंचाने का काम करता था। और अभी के वक्त वो सैन फ्रांसिस्को की एक बहुत ही बड़ी चीफ के लिए एक इम्पोर्टेंट पैकेज लेने के लिए अपनी कार से शिकागो जा रहा था। अब क्या वो मिल्कमैन उस साइकोपैथ का सामना कर पाएगा, और उस खास पैकेज में असल में है क्या जो इतना जोखिम उठाकर वो शिकागो जा रहा था। अब ये इस कहानी का तो वैसे सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल चुका हूँ, तो जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है आप लोग डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हो। खैर अभी के वक्त हम देखते हैं कि क्वाइट अपने भाई का बदला लेने के लिए एजेंट स्टोन के एरिया में पहुंच चुकी थी, और क्योंकि वो अकेले ही स्टोन का सामना करना चाहती थी इसलिए टोपेका में जाने से पहले ही उसने जॉन को नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया था। साथ ही उसने जॉन के लिए उसके पास एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी छोड़ा था, जिसके बाद वह स्टोन को मारने के लिए उसके सामने पहुंच गई। लेकिन कहते हैं ना कि मोहल्ले में गली का डॉगी भी शेर होता है, इसलिए स्टोन अपने साथियों के साथ मिलकर क्वाइट को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जॉन पहुंचकर अपनी कार के रॉकेट से स्टोन की कार को उड़ा देता है। और फिलहाल क्वाइट स्टोन के हमले में बुरी तरह घायल हो गई थी, इसलिए जॉन उसे किसी तरह टोपेका से बचाकर बाहर ले जाने लगा। और क्योंकि जॉन के लिए क्वाइट ज्यादा जरूरी थी इसलिए वो ये भी नहीं देखता कि स्टोन जिंदा है या नहीं। इधर होवर डैम के फ्रंट गेट पर एक विजिटर की एंट्री होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि स्वीट टूथ होता है। एक्चुअली स्वीट टूथ एक रोड ट्रिप पर अपने शो के लिए ऑडियंस ढूंढने निकला था। जब एक एजेंट ने स्वीट टूथ से ORL मांगा, यानी कि ओपन रोड लाइसेंस, तब उसने उसके मुंह में एक ग्रेनेड रखकर एक्सप्लोड कर दिया। अब स्वीट टूथ वहां पहुंचता है जहां एजेंट स्टोन के लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा था। जॉन और क्वाइट को भगाने के जुर्म में स्टू को भी वहीं पर कैद करके रखा था। वहां मौजूद एक एजेंट सारे कैदियों से कहता है कि तुम हाथ जोड़कर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। इतने में ही स्वीट टूथ वहां पहुंचकर उस एजेंट को मार देता है, जिसके बाद वो सभी कैदी अब आजाद हो चुके थे। उन सब कैदियों के बीच माइक स्वीट टूथ से छुप रहा था। वैसे तो ये बात स्टू को पता होती है, लेकिन फिर भी वो स्वीट टूथ को नहीं बताता और माइक को वहां से जाने देता है, जबकि स्टू को इस सिचुएशन में डालने वाला और उसे कैदी बनाने वाला माइक ही था। स्वीट टूथ को स्टू की लॉयल्टी अच्छी लगती है और वो उसे इसके लिए अप्रिशिएट भी करता है। अब स्वीट टूथ स्टू से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ एब्रॉड ट्रेवल करने के लिए ऑफर करता है। अब क्योंकि स्टू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए वो भी मान जाता है। तब वो आइसक्रीम ट्रक के बैक सीट पर बैठ गया। तब स्टू को आइडिया आया कि क्यों ना सारे आउटपोस्ट के मैप को ले लिया जाए। साथ ही स्टू स्वीट टूथ को बताता है कि ऐसे बहुत से आउटपोस्ट मौजूद हैं और वहाँ भी कई सारे कैदी मौजूद हैं। अगर सारे आउटपोस्ट के कैदियों को फ्री कर दिया जाए तो स्वीट टूथ के शो के लिए बहुत से ऑडियंस हो जाएंगे और फिर उसकी भी एक आर्मी होगी, और ये चीज स्वीट टूथ हमेशा से चाहता था। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जब क्वाइट और उसका भाई लाउड एक फील्ड में काम किया करते थे जहां उनका काम पेड़ों से फल तोड़ना था। हालांकि इसमें उनका कोई रियल फीचर तो नहीं था, लेकिन क्वाइट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसमें उन्हें 4 साल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा, और इसके बदले में वो लोग उन्हें एक अच्छी लोकेशन पर बड़ा सा घर प्रोवाइड करेंगे। तब क्वाइट एज अ डोमेस्टिक वर्कर और लाउड एज अ फूड सेलर काम करने के लिए मान जाते हैं। 3 साल बाद क्वाइट और लाउड ओसी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम कर रहे थे। एक दिन क्वाइट अपने मास्टर के साथ एस्ट्रोल बर्गर आई होती है। उसकी मास्टर ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और ओसी कम्युनिटी के बाकी लोगों ने भी कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। यहाँ तक कि क्वाइट की मास्टर ने उसकी मिडल फिंगर कट करके उसे एज अ पेंडेंट पहन लिया था, और वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी अपने नौकरों के साथ यही किया था। इस दौरान क्वाइट वहाँ लाउड को देखती है जो कि एक फूड काउंटर पर काम कर रहा था। तब क्वाइट अपने मास्टर का ऑर्डर लेकर काउंटर पर फूड रिसीव करने जाती है, जहां लाउड क्वाइट की कटी हुई उंगली को देख लेता है। लाउड क्वाइट से मिलकर बहुत खुश होता है, और क्योंकि अपने मास्टर के वहां होने की वजह से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाती। कुछ देर बाद जब क्वाइट की मास्टर खाना खा रही थी तब वो वॉशरूम का बहाना करके लाउड से मिलने जाती है। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब लाउड उसे यहाँ से भागने के लिए मोटिवेट करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया जो उन दोनों को देखकर काफी भड़क गया और क्वाइट को वहाँ से भगाने लगा। तब लाउड गुस्से में आकर उसके मुंह पर थूक देता है कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक गुलाम लड़की ने बगावत शुरू कर दी। तब मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इतना कहते हुए वो रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वो गुलाम लड़की रेस्टोरेंट के बाहर चिल्लाकर कह रही थी कि उसे यहाँ काम करते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसे ना ही घर मिला और ना ही आजादी। ये कॉन्ट्रैक्ट
फैक्ट उनके लिए एक झूठ है। तभी उस लड़की को लॉ एनफोर्समेंट वाले शूट कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। उसी रात को मैनेजर एज अ पनिशमेंट लाउड के कान काट कर उसे लॉ एनफोर्समेंट के हवाले कर देता है कि तभी वहाँ क्वाइट पहुंचकर दोनों लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को मार देती है और साथ ही वो मैनेजर को भी मार देती है। जिसके बाद वो लाउड से कहती है कि अब वो और गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे और वो दोनों उन ऑफिसर्स की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्वाइट बेहोश थी। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो एस्ट्रल बर्गर में है, जहां उसका भाई लाउड काम किया करता था। लेकिन क्वाइट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई। तभी जॉन उसके पास आकर उसे बताता है कि कैसे वो उसे एजेंट स्टोन से बचाकर लाया है। तब क्वाइट जॉन से एजेंट स्टोन की मौत का पूछती है कि क्या वो जिंदा है या मर गया, और फिर वो जॉन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने स्टोन को मारा क्यों नहीं। थोड़ी बहस होने के बाद वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं और फिर सुबह के वक्त क्वाइट चुपके से एजेंट स्टोन को वापस से मारने के लिए जाने लगती है। तभी जॉन उसे वापस से समझाता है कि एजेंट स्टोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी, इसलिए उसे अभी के लिए गिव अप कर देना चाहिए। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि बाहर वाटकिन स्टॉर्म आ चुका है। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाहर रखी चीजों को जला रहा था, इसलिए वो दोनों वापस से रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और जब तक स्टॉर्म शांत नहीं होता तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जॉन और क्वाइट एक गेम खेलने लगते हैं। उस गेम के जरिए दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। जैसे क्वाइट की सबसे फेवरेट जगह डिज्नीलैंड है और जॉन की पसंदीदा जगह तो एक कंटेनर स्टोर है। क्वाइट बताती है कि उसने कभी स्नो नहीं देखी और जॉन को ये नहीं पता होता कि पिज्जा क्या होता है। साथ ही जॉन को ओशन में जाने से भी डर लगता है और बातें करते करते वो दोनों फिर से चिपकने लगे। इसके बाद जॉन क्वाइट को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को चलने के लिए कहता है, जिस पर क्वाइट कहती है कि जॉन को पहले अपनी डील पूरी करनी चाहिए और उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्वाइट अभी भी स्टोन को मारना चाहती थी, इसलिए जॉन उससे कहता है कि वो अपने भाई की मौत का बर्डन लेकर कब तक चलेगी। अगर आज वो एजेंट स्टोन को मार भी देती है तो कल फिर एक नया एजेंट स्टोन आएगा। उन दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर कुछ देर बाद क्वाइट रोती हुई जॉन की बाहों में सो जाती है। अब अगली सुबह रेस्टोरेंट में जॉन खुद को अकेला देखकर सोचता है कि शायद क्वाइट उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन बाहर जाने पर वो देखता है कि क्वाइट जॉन की कार में सप्लाईज रख रही थी, क्योंकि क्वाइट ने जॉन के साथ जाने का डिसाइड कर लिया था और अब वो दोनों शिकागो के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद जॉन और क्वाइट शिकागो आ चुके थे और न्यू शिकागो में एंटर करना सैन फ्रांसिस्को में एंटर करने से ज्यादा ट्रिकी लग रहा था। एक्चुअली उन्हें एक स्नाइपर की वॉइस अंदर जाने के लिए डायरेक्शन बता रही थी। जॉन को ये सब बहुत क्रीपी लग रहा था। वहीं क्वाइट इस हॉन्टेड वाइब्स को काफी एंजॉय करती है। ये देखने में काफी दिलचस्प था क्योंकि वहाँ जो वॉइस थी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तभी अचानक जॉन को रियलाइज होता है कि जॉन उस आवाज को जानता है और जॉन के अकॉर्डिंग ये आवाज कैलिप्सो की होती है। लेकिन वो आवाज जॉन की बात पर ना तो डिनाई करती है और ना ही उसे एडमिट करती है। फिलहाल जॉन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कैलिप्सो की उस आइडेंटिटी पर आर्ग्यू करे, इसलिए जॉन कैलिप्सो का दिया हुआ पैकेज लेकर बाहर आ जाता है। ये वही पैकेज था जिसे रेवन ने जॉन से मंगवाया था, जिसके बदले वो जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता देने वाली थी। जॉन और क्वाइट सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में आते वक्त जॉन पिट स्टॉप नाम की जगह पर रुकता है। पिट स्टॉप वो प्लेस होती है जहां सारे मिल्कमैन मिलकर अपनी अपनी स्टोरीज बयां करते हैं। साथ ही वहां पर वो शावर भी ले सकते हैं। हालांकि उस जगह के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे। पहला रूल था कि कोई भी किसी भी मिल्कमैन का करंट जॉब नहीं पूछेगा। दूसरा, अंदर कोई वेपन अलाउड नहीं होता। और पहली बात तो वहां पहुंचते ही जॉन और क्वाइट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जॉन अंदर चला जाता है जबकि क्वाइट गैस भरने के लिए बाहर ही रुक जाती है। क्वाइट का जब गैस भरने का नंबर आता है तब एक आदमी क्वाइट से पहले गैस भरने लगता है। तब क्वाइट उसे टोकने लगती है, उल्टा वो आदमी उसके जूतों पर थूक देता है। तभी वहाँ मैरी नाम की एक लेडी मिल्कमैन आती है और उस आदमी के गैस टैंक को स्टेप कर लेती है, जिसके बाद मैरी और क्वाइट अंदर जाने लगते हैं। मैरी इससे पहले क्वाइट से पिट स्टॉप पर नहीं मिली होती है, इसलिए वो क्वाइट से पूछ रही होती है कि क्वाइट कहाँ से है कि तभी मैरी की नजर जॉन पर पड़ती है और वो जॉन के पास जाकर उसे किस करने लगती है। साथ ही वो जॉन को मारती भी है और कहती है तुमने तो मुझे मरने के लिए ही छोड़ दिया था, जिस पे जॉन कहता है कि मुझे लगा तुम मर गई हो। असल में मैरी जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन क्वाइट से कहता है कि हम वल्चर के नेस्ट में आ गए हैं, जहां लोग बातों बातों में हमसे सारे सच निकलवा लेंगे, इसलिए हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच क्वाइट की मुलाकात वहाँ के बारटेंडर से होती है, जिसका निकनेम मिस्टर स्लेम होता है। स्लेम क्वाइट को बताता है कि मैरी का नाम ब्लडी मैरी है,
वो और भी कुछ लोगों के निकनेम क्वाइट को बताने लगता है, जैसे पिज्जा बॉय, पिटूनिया, पिट वाइपर। फिर स्लैम मैरी को बताता है कि अपने सफर से थके लोग यहाँ आकर शावर भी लेते हैं, जो सुनने के बाद क्वाइट भी शावर लेने चली गई। शावर लेकर जब क्वाइट आती है तब वो मैरी को उसका वेट करते हुए देखती है। उस दौरान मैरी क्वाइट को जॉन के खिलाफ भड़काने लगी, क्योंकि मैरी क्वाइट से जेलस फील कर रही थी और साथ ही कहती है कि जॉन के लिए उसकी कार एवलिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन क्वाइट को कभी उसकी कार ड्राइव करने नहीं देगा। उसी रात पिट स्टॉप के बाहर मैरी और जॉन बातें कर रहे थे, जहाँ मैरी जॉन से उसके जॉब के बारे में पूछ रही थी। शुरुआत में तो जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन आखिर में वो उसे हिंट दे देता है, जिससे मैरी समझ जाती है कि जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता मिलने वाली है। वहीं पिट स्टॉप में मिस्टर स्लैम अपना शो प्रेजेंट कर रहे थे। क्वाइट और जॉन शो को काफी एंजॉय करते हैं कि तभी क्वाइट नोटिस करती है कि मैरी वहां प्रेजेंट सभी लोगों के कान में जाकर कुछ न कुछ कह रही थी। क्वाइट समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो जॉन को अलर्ट कर देती है। तभी अचानक सब लोग क्वाइट और जॉन के नजदीक आकर उससे नागरिकता के बारे में पूछने लगे, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में रहना उन सबके लिए एक सपने जैसा था और सबको वहाँ की नागरिकता भी चाहिए थी। इसलिए जॉन स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करते हुए उन सबकी एक दूसरे से लड़ाई करवा देता है, क्योंकि नागरिकता तो सिर्फ एक इंसान के लिए अवेलेबल थी। उधर क्वाइट भी मैरी से फाइट करने लगती है और क्वाइट मैरी को बिना मारे बस ये एडवाइस करके छोड़ देती है कि उसे रिवेंज के बदले मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन मैरी पलटकर क्वाइट पर हमला करने ही वाली होती है कि जॉन के कहने पर क्वाइट अलर्ट हो जाती है और उल्टा क्वाइट ही मैरी को स्टेप कर देती है, जिसके बाद क्वाइट और जॉन वापस से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल गए और इस बार जॉन के कहने पर ड्राइविंग क्वाइट कर रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार में एक मिल्कमैन जिंदा रह गई और वो स्टोन को इन्फॉर्म कर देती है कि क्वाइट और जॉन सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल गए हैं। उधर स्वीट टूथ, स्टू और बाकी कैदी एक असाइलम में जाते हैं, जहां पहुंचने पर स्वीट टूथ स्टू को अपने ओल्ड सेल में ले गया और वो अपने पास्ट के बारे में उसे बताने लगता है, जहां स्टू को पता चलता है कि स्वीट टूथ एक चाइल्ड एक्टर था और उसके पास एक डॉग भी था। लेकिन स्वीट टूथ के शो का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वो डॉग ही होता है, जिससे इरिटेट होकर स्वीट टूथ उस डॉग को ऑन स्क्रीन मार देता है, जिस वजह से स्वीट टूथ को असाइलम भेज दिया गया था। और कोलैप्स होने के बाद स्वीट टूथ असाइलम से फ्री होकर वापस अपने सोसाइटी में आ गया, जहां वापस आने पर उसने अपनी मदर और स्टेप फादर को असाइलम में कैद कर दिया था, क्योंकि वो लोग स्वीट टूथ से कभी सेल में मिलने नहीं आए थे। वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं स्वीट टूथ अपने पेरेंट्स के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करके स्टू के साथ बाहर आ गया। तब वो देखते हैं कि सारे कैदी मरे हुए हैं। ये देखकर स्वीट टूथ को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सारे कैदी उसके ऑडियंस थी। स्वीट टूथ और स्टू को पता चलता है कि ये सब एजेंट स्टोन ने किया है और माइक भी इन सब में शामिल है। तब स्वीट टूथ गुस्से में आकर एजेंट स्टोन के सारे एजेंट्स को मार देता है, सिवाय माइक के, क्योंकि सिर्फ माइक ही स्वीट टूथ को एजेंट स्टोन तक पहुंचा सकता था। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जॉन बच्चा था तब वो बुरी तरह से एक कार में घायल पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तब उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहाँ मौजूद लेडी जॉन से उसके बारे में पूछती है और जॉन को प्रिटेंड कराती है कि वो उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन मौका मिलते ही वो जॉन को घायल कर उसकी कार लेकर भाग गई। तभी वहाँ वॉटकिंस स्टॉर्म आ गया, जिससे बचने के लिए जॉन एक शेड में छुप गया था। जॉन खुद की सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटकने लगा कि तभी उसे एक ऑरेंज रैली स्टाइल स्पोर्ट कार मिलती है। उस कार में जॉन को कुछ स्टोर्ड फूड और कुछ पैसे मिले, जिसके बाद से जॉन ने कार में ही रहना शुरू कर दिया था। एक दिन कुछ कैनिबल्स खाने की तलाश करते हुए जॉन तक पहुंच जाते हैं। तब जॉन जैसे तैसे करके कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगा। काफी मुश्किलों के बाद वो खुद को बचा लेता है। उसी दिन वो डिसाइड करता है कि उसी कार ने जॉन की जान बचाई है। अब जॉन उसे रिपेयर करेगा और उसे हमेशा अपने साथ रखेगा, जिसके बाद वो उस कार को रिपेयर करवाता है और उसे नाम देता है एवलिन। तब वापस से हम जॉन और क्वाइट को देखते हैं, जो फिलहाल न्यू सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। उस बीच क्वाइट को जॉन की एक फैमिली फोटो मिली, जिसमें उसके पेरेंट्स का फेस विजिबल नहीं था। हवा की वजह से वो फोटो उड़कर कार से बाहर चली गई, जिसे ढूंढने के लिए जॉन और क्वाइट दोनों कार से बाहर आ गए। उन्हें वो फोटोग्राफ तो मिल जाती है। तभी जॉन और क्वाइट नोटिस करते हैं कि एवलिन के पास कुछ होली मैन खड़े हैं और वो एवलिन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जॉन उनमें से 2 होली मैन को शूट कर देता है, लेकिन एक होली मैन एवलिन को लेकर चला गया। तब जॉन और क्वाइट पैदल ही उस होली मैन को चेस करने लगते हैं। इस बीच एवलिन के खो जाने से जॉन बहुत अपसेट हो गया था और फिर अपने सफर के दौरान वो क्वाइट से बिल्कुल भी बात नहीं करता और चलते चलते वो दोनों होली मैन्स के कैंप तक पहुंच गए। तब क्वाइट और जॉन उन होली मैन को ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि वो दोनों भी उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं। उस बीच वो दोनों देखते हैं कि उनका एक लीडर भी है, जो कि एक प्रीचर होता है। प्रीचर मतलब यानी कि एक प्रीस्ट जो रिलीजन के बारे में सबको ज्ञान देता है। प्रीचर को उनके होली मैन जॉन की कार को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे थे। तभी जॉन प्रीचर को फाइट करने का ओपन चैलेंज दे देता है
जहां दोनों के बीच काफी घमासान होता है, लेकिन एट द एंड जॉन हार जाता है और प्रीचर जॉन को एक प्रिजन में कैद कर देता है। उधर क्वाइट एक होली मैन से फाइट कर रही थी ताकि वो उस जगह से निकलने के लिए दूसरी गाड़ी का जुगाड़ कर सके, और क्वाइट होली मैन को मारकर गाड़ी का जुगाड़ कर ही लेती है। और इसके बाद क्वाइट जॉन को प्रिजन से निकालती है और उसे यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन जॉन इस बात पर एग्री नहीं करता क्योंकि जॉन अपनी कार एवलिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस पर जॉन और क्वाइट के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए। तब क्वाइट जॉन को कह देती है कि एवलिन बस एक कार ही तो है और मैं एक कार के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। ये कहते हुए क्वाइट जॉन को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद जॉन अपनी कार एवलिन के पास वापस आता है। तभी वो प्रीचर जॉन को देख लेता है और फिर से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। फाइट के दौरान जॉन की कार के गैस टैंक में होल हो गया, जिस वजह से ऑयल लीक होने लगा, जिससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से लगभग सारे होली मैन और खुद जॉन भी इंजर्ड हो गया था, जबकि प्रीचर को उसके कुछ आदमी रेस्क्यू करके वहां से ले जाते हैं। क्वाइट को भी उस ब्लास्ट का पता चलता है क्योंकि क्वाइट अभी उनके कैंप से ज्यादा दूर नहीं गई थी। ये देखकर क्वाइट को लगता है कि शायद जॉन भी उस ब्लास्ट में मारा गया, और इस बात का क्वाइट को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तब वापस से क्वाइट रेवन का पैकेज लेकर जाने लगी। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आया, तब वो देखता है कि उसकी कार का एक एक पार्ट बिखरा पड़ा है। उसकी कार बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है और जॉन उसी कार में बैठा है और फिर सब कुछ याद करने लगता है कि कैसे उसने एक एक पार्ट जोड़कर उस कार को बनाया था। इधर क्वाइट को लग रहा था कि उस ब्लास्ट में जॉन की मौत हो चुकी है, इसलिए क्वाइट सैन फ्रांसिस्को की जर्नी कंटिन्यू रखती है कि तभी अचानक एक डियर उसके सामने आ गई और उससे बचने के चक्कर में क्वाइट की कार झाड़ियों में फंस गई। तभी वहाँ एक आदमी आया जो असल में वल्चर होता है, जो लोगों से सामान लूटता है। फिलहाल क्वाइट जॉन की मौत से काफी दुखी थी और अब उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी और रेवन का दिया हुआ डेडलाइन भी खत्म होता जा रहा था। इन सब बातों को दिमाग में सोचते हुए क्वाइट फ्रस्ट्रेट होकर उस वल्चर से कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, जिससे वो वल्चर क्वाइट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और क्वाइट की प्रॉब्लम्स को सुनने लगता है। और इसी बीच उस वल्चर को नागरिकता वाली बात पता चलती है, जिससे वो आदमी क्वाइट को मारकर उससे वो पैकेज लेने की कोशिश करने लगा। तभी क्वाइट वल्चर का ध्यान भटकाने के लिए वो पैकेज को उससे दूर फेंक देती है ताकि क्वाइट उसी बीच में उस वल्चर को शूट कर सके। तभी वल्चर को पीछे से कोई और शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्वाइट की पुरानी फ्रेंड वॉल्ट होती है, और वॉल्ट क्वाइट को बचाने में कामयाब भी हो गई थी। एक्चुअली वॉल्ट के पास कॉन्वॉयज हैं, मतलब कॉन्वॉय एक गाड़ियों का ग्रुप होता है जो म्यूचुअली साथ में प्रोटेक्शन के लिए ट्रेवल करते हैं। एक्चुअली ब्लास्ट के बाद जब जॉन कैंप से निकल रहा था तब उसे एक कार मिली थी जिसमें रेडियो होता है, और उस वक्त रेडियो के चैनल पर वॉल्ट अवेलेबल थी और जॉन को वॉल्ट और उसकी ट्रक गैंग के बारे में पहले से ही पता था। इसलिए जॉन रेडियो के हेल्प से वॉल्ट कॉन्वॉय को लिफ्ट के लिए बुला लेता है और फिर जॉन उन्हें क्वाइट का बताता है, इसलिए वॉल्ट टाइम पर क्वाइट के पास पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। जब क्वाइट कॉन्वॉय में आती है तब वो जॉन को देखकर शॉक रह गई क्योंकि क्वाइट के अकॉर्डिंग जॉन कैंप के ब्लास्ट में मर चुका था। इस बार जॉन क्वाइट से माफी मांगता है, लेकिन क्वाइट उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती। क्वाइट जॉन को जिंदा देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो जॉन से अभी भी अपसेट थी। कुछ देर बाद वॉल्ट जॉन और क्वाइट को आकर बताती है कि एजेंट स्टोन होवर डैम पहुंच गया है क्योंकि स्वीट टूथ ने उसके सारे बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे परेशान होकर एजेंट स्टोन स्वीट टूथ से बदला लेना चाहता था। साथ ही वो उन्हें बताती है कि सैन फ्रांसिस्को जाने वाला रास्ता अब काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि रास्ते में होवर डैम पड़ता था, इसलिए वो लोग अब एक अलग रूट से जाएंगे। खाना खाने के बाद जॉन और क्वाइट एक कार को रिपेयर करने लगते हैं जो वॉल्ट उन्हें देकर गई थी। कुछ देर बाद जॉन क्वाइट से कहता है कि हम एक दूसरे से बात किए बिना इस काम को नहीं कर सकते। तब क्वाइट जॉन से कहती है कि वो उसके कहने पर उसके साथ क्यों नहीं आया। हालांकि वो दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी उसने एवलिन को चुना। साथ ही वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही मैं सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन बाद में तुमने मुझे छोड़ने का डिसीजन लिया। एक्चुअली क्वाइट जॉन से अटैच हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत से लोगों को खो चुकी थी और अब वो जॉन को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने एवलिन को चुना। ये कहकर क्वाइट रोने लगी और वहाँ से चली जाती है और इसी बीच क्वाइट सो गई। जब उसकी आंख खुली तब वो देखती है कि जॉन अभी भी कार पर काम कर रहा है। कार में बैठने के बाद वो नोटिस करती है कि ग्लोब कंपार्टमेंट में उसकी कुल्हाड़ी रखी है जिसे क्वाइट ने पूरे जर्नी के दौरान एज अ वेपन यूज किया था। फिर जॉन भी कार में आ गया और अपने डिसीजन के लिए वो क्वाइट से माफी मांगता है और साथ ही उससे कहता है कि वो उसकी अभी भी पार्टनर बनी रहे। इससे पहले कि क्वाइट इसका जवाब देती कि पास से ही गुजर रहे एक और कॉन्वॉय ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वैक्स के कॉन्वॉय में कोई भी घायल नहीं हुआ था। तब वो सभी उनसे लड़ने की तैयारी करने लगते हैं।
कार को पूरी तरह से तैयार करने के बाद जॉन और क्वाइट उस कार को नाम देते हैं रोड किल। फिर कॉनवॉय और रोड किल दोनों एजेंट स्टोन के ब्लॉकेट को पास करते हुए अब उनसे पूरी तरह से लड़ने के लिए उनके मैदान में पहुंच गए थे, क्योंकि लॉमैन ने उनके 3 ड्राइवर को शूट कर दिया था, सो उन्हें इसका रिवेंज लेना था। और वैक्स भी उनसे लड़ने के लिए अपनी F1 कार में चली जाती है। अब जैसे ही वो एजेंट स्टोन के मैदान में पहुंचे तभी एजेंट स्टोन ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और अब शुरू होता है जॉन और एजेंट स्टोन के बीच में एक बड़ा युद्ध। और इसी बीच एंट्री होती है स्वीट टूथ की। उसके साथ स्टू और माइक भी थे। इस बार स्वीट टूथ अपने एक नए लुक के साथ वहां पर एंटर करता है और स्वीट टूथ आते ही मिसाइल फायर करना शुरू कर देता है। इस जंग में गन्स, रॉकेट सब कुछ फायर हो रहा था। एक एक करके सारे लॉमैन मारे जा रहे थे। असल में ये बैटल एजेंट स्टोन और लॉमैन के बीच हो रहा था। जब स्वीट टूथ की मुलाकात क्वाइट और जॉन से होती है तब वो भी उनका साथ देने लगता है और इधर एजेंट स्टोन लगातार उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और बहुत सारे कॉन्वॉय मेंबर्स को मार भी देता है। और इन सब के बीच में एम्बर भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। स्टू भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है कि माइक उसे बचा लेता है। स्वीट टूथ जानबूझकर वैक्स के एक ट्रक पर मिसाइल शूट कर देता है। तब स्टू उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो अपने साइड है, क्योंकि वो सब भी स्टोन के खिलाफ थे। स्वीट टूथ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि कोई भी अपना नहीं है और हम यहाँ पर सबको मारने के लिए आए हैं। तब माइक स्टू को समझाता है कि वो पागल हो चुका है, ये हमें भी मार देगा, इसलिए हमें स्वीट टूथ को ही खत्म कर देना चाहिए। अब जैसे ही वो उस पर गन पॉइंट कर रहा था तभी स्वीट टूथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तब वो स्टू से कहता है कि फिलहाल अब वो उसकी साइड है तो उसे माइक को शूट कर देना चाहिए। अब फिलहाल स्टू ने माइक को मारने का तो सोच लिया था, लेकिन वो कंफ्यूजन में आ गया था क्योंकि स्वीट टूथ पागल हो चुका था और माइक को मारना उसके लिए एक बड़ी बेवकूफी हो सकती थी। तब स्टू स्वीट टूथ को शूट कर देता है और फिर वो दोनों गाड़ी से जंप करते हैं, लेकिन स्वीट टूथ इतनी आसानी से नहीं मरता। तब वो स्टू के बिहेवियर से अपसेट होकर सीधा एजेंट स्टोन की गाड़ी पर जंप कर देता है। तभी एजेंट स्टोन के शूट करने पर और स्वीट टूथ गाड़ी से गिर गया और इतने में सामने से आ रही गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। ये कोई और नहीं बल्कि स्टू और माइक ही थे। फिलहाल अब एजेंट स्टोन का सामना क्वाइट और जॉन से होता है, जहां जॉन अपनी गाड़ी का रिज यूज करके एजेंट स्टोन की गाड़ी को फ्लिप कर देता है, लेकिन एजेंट स्टोन अभी भी जिंदा होता है और बदकिस्मती से जॉन और क्वाइट भी उस क्रैश में बेहोश हो गए थे। अब मौका देखते ही एजेंट स्टोन क्वाइट को गाड़ी से निकालकर शूट करने वाला होता है। तब क्वाइट उससे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। अब वो उससे रीजन पूछता है कि तभी जॉन को होश आ गया और वो कुल्हाड़ी सीधा स्टोन के मुंह पर मारता है, जिसे देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब क्वाइट एजेंट स्टोन को 2 चॉइस देती है, या तो वो खुद को जल्दी मार ले या फिर वो तड़प तड़प कर मर जाए, जैसा कि उसने उसके भाई के साथ किया था। तब वो दोनों उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं कि तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई दी, यानी कि एजेंट स्टोन तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता था और इसीलिए उसने अपने आप को शूट कर लिया। जॉन और क्वाइट न्यू सैन फ्रांसिस्को की गेट पर पहुंचते हैं, जहां रेवन अपना पैकेज रिसीव करने के लिए आती है और जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को में वेलकम करती है। तब जॉन क्वाइट को भी अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां मौजूद सारे गार्ड उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। रेवन जॉन से कहती है कि नागरिकता सिर्फ जॉन के लिए थी, जिस पर जॉन रेवन को बताता है कि जॉन क्वाइट के बिना ये पैकेज नहीं रिसीव कर पाता। ये सुनने के बाद भी रेवन डील के पैरामीटर्स को चेंज नहीं करती। जॉन क्वाइट के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि अगर क्वाइट के लिए सैन फ्रांसिस्को में जगह नहीं है तो वो भी सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएगा। तब क्वाइट और जॉन के बीच इस बात के लिए बहस होने लगती है, बट क्वाइट जॉन को इस बात के लिए अलाउ नहीं करती और जॉन को रिमाइंड कराती है कि सैन फ्रांसिस्को में रहना हमेशा से उसका एक सपना था और क्वाइट जॉन के सैन फ्रांसिस्को में न जाने का रीजन नहीं बनना चाहती थी। जॉन क्वाइट की बातों से कन्विंस नहीं हो रहा था। तब क्वाइट गुस्से में आकर जॉन के शोल्डर पर शूट कर देती है और कहती है कि जॉन को अंदर ले जाओ क्योंकि उसे मेडिकल इमरजेंसी की नीड है। तब रेवन के सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर ले गए और अब जॉन को सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता मिल गई और फिलहाल अब उन्हें जरूरत थी एक मिल्कमैन की। तब वो क्वाइट को डिलीवर करने के लिए एक पैकेज देते हैं, लेकिन क्वाइट को इस जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और क्वाइट उस पैकेज को लेकर सैन फ्रांसिस्को के गेट पर रह रहे गरीबों में बांट देती है और रोड किल को लेकर वहाँ से चली गई। उधर रेवन जॉन के लाए पैकेज को ओपन करती है। तो दोस्तों, उस पैकेज को ओपन करने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताओ कि उस बॉक्स में ऐसा क्या खास था जिसके लिए रेवन ने जॉन को सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता ऑफर की थी और जॉन ने भी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। खैर चलो, मैं ही आपको इस पैकेज के बारे में बता देता हूँ। जब रेवन उस पैकेज को खोलती है तब उसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ एक आइसक्रीम थी। वो आइसक्रीम तो जस्ट एक बहाना था क्योंकि रेवन उसे टेस्ट कर रही थी और उस टेस्ट में जॉन पास भी हो गया था। अब 1 महीने बाद न्यू सैन फ्रांसिस्को में जॉन अपनी नई जिंदगी जी रहा था। सैन फ्रांसिस्को में लोग जॉन को बहुत लाइक करते थे, यहाँ तक कि जॉन सैन फ्रांसिस्को का सेलिब्रिटी बन चुका
था, क्योंकि जॉन पहला ऐसा इंसान था जो आउटसाइड से सीधा सैन फ्रांसिस्को में रहने आया था। वहाँ के लोग जॉन की बैटल स्टोरी को एज ए एंटरटेनमेंट सुनते थे। जॉन की पॉपुलैरिटी की वजह से उसे डेट रिक्वेस्ट भी आने लगी, और खास बात तो ये कि जॉन को अब पिज्जा भी ट्राई करने का मौका मिलता है। लेकिन उस शहर का एक काला राज भी था। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले लोग रेवन के पपेट्स थे। वो जॉन से रिलेटेड हर एक छोटी अपडेट रेवन को देते थे। एक्चुअली रेवन ने ही सबको जॉन से नाइसली बिहेव करने के लिए कहा था। फिर एक दिन अचानक जॉन बार में आता है और रेवन से कहता है कि वो सैन फ्रांसिस्को छोड़कर जा रहा है, जिस पर रेवन उसको कन्विंस करते हुए उसे एक घर दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा बचपन यहीं बीता था और तुम्हारे माँ बाप भी इसी घर में रहते थे। फिर रेवन जॉन को बताती है कि उसके लिए एक मेल भी आया था। जॉन मेल बॉक्स खोलकर चेक करता है, जिसमें जॉन के बचपन की कुछ फोटोज होती हैं जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ क्लिक करवाई थी। रेवन जॉन से कहती है कि तुम्हारे बहुत से सवाल होंगे, अगर तुम यहाँ स्टे करोगे तो शायद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जॉन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि ये मेरा घर नहीं है और मेरा घर सिर्फ क्वाइट के साथ होगा, जो कि सैन फ्रांसिस्को के बाहर है। और तब रेवन अपने असली रूप में आती है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि उसे गन पॉइंट पर अरेस्ट कर लिया जाए। रेवन जॉन को बताती है कि कुछ टाइम बाद कैलिप्सो दूसरी सिटीज के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा और रेवन चाहती है कि जॉन उसका ड्राइवर बने और वो उस टूर्नामेंट को जीते। इधर सैन फ्रांसिस्को के बाहर क्वाइट को कुछ नकाबपोश लड़कियों ने पकड़ लिया था। उनमें से उनकी एक लीडर भी होती है जो उससे कहती है कि वो जॉन की सिस्टर है, और साथ ही वो उससे जॉन के बारे में पूछने लगती है कि तुम तो जॉन के साथ काफी दिनों से घूम रही थी। तो दोस्तों, क्या अब जॉन रेवन के लिए उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा या फिर जॉन की बहन क्वाइट के साथ मिलकर जॉन को रेवन से आजाद करवाएगी? तो दोस्तों, फिलहाल अभी इसका सीजन 2 तो नहीं आया है, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जब भी सीजन 2 रिलीज होगा मैं उसको एक्सप्लेन करके जरूर चैनल पर डालूंगा। तो दोस्तों, उसके लिए भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मुझे वो एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।